कला भाग द्वितीय के पत्र आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आज विद्यार्थियों हम जल संसाधन के बारे में जानेंगे और अध्ययन चर्चा करेंगे। जल पृथ्वी पर पाया जाने वाला वह अमूल्य प्राकृतिक संसाधन है जो प्रकृति की रचना में सहभागी होकर संपूर्ण जीवमंडल को आधार प्रदान करता है। ये प्रकृति में विभिन्न स्थानों में विभिन्न रूपों में वितरित है और गतिशील रहता है। प्रकृति में इसकी स्थिरता भिन्न भिन्न समय अवधि में रहती है। इसका स्वरूप और आकार भी बदलता रहता है। कहीं ये जलवाष्प के रूप में मिलता है, कहीं हिम के रूप में मिलता है, कहीं द्रव के रूप में मिलता है। और जलवायु और स्थिति के अनुसार ये स्वरूप इसका बदलता रहता है। इसके स्वरूप के बदलने में सूर्य से जो ऊष्मा या गर्मी मिलती है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल में विद्यमान जल अलग अलग अवस्थाओं में जैसे ठोस, द्रव या गैस इस रूपों में अपना भौगोलिक स्थिति हमेशा बदलता रहता है। इस धरती के ऊपर जो जल उपलब्ध है उसका लगभग 1% जलीय चक्र में भाग लेता है। तापमान जलीय चक्र में ऊर्जा का कार्य करता है। इस प्रकार धरातल पर विभिन्न जल स्रोतों, झील, तालाब, नदियाँ, पेड़ पौधों, समुद्र में उपलब्ध जो जल है वो वाष्पीकृत हो जाता है। ये जल वायुमंडल में प्रवेश कर लेता है और इसके बाद तापमान कम होता रहता है, संघनन होकर के वाष्पीकृत जल के रूप में ये बारिश के रूप में यानी कि वर्षा के रूप में फिर से धरातल पर यानी ज़मीन पर आ जाता है। इस तरह जल का ये चक्र पूरा होता है, इसको जलीय चक्र कहते हैं। अब जल के अलग अलग जो रूप है उसके बारे में जानेंगे। तो प्रकृति में जल अलग अलग रूपों में मिलता है, कहीं विशाल रूप में, कहीं द्रव रूप में, कहीं हिमावरण के रूप में। वायुमंडल में पाया जाने वाला जल गैस के रूप में मिलता है यानी कि जलवाष्प के रूप में मिलता है। इस तरह जलमंडल में पाए जाने वाले जल का 97.39% यानी प्रतिशत भाग महासागरों में पड़ा हुआ है। इसका अधिकांश भाग द्रव अवस्था में मिलता है। कुल जल संसाधन का 2.01% भाग हिम टोपियों यानी आइस कैप के रूप में, हिमखंडों यानी आइसबर्ग के रूप में, हिमनदों यानी ग्लेशियर के रूप में मिलता है। पृथ्वी पर बदलती वायुमंडलीय व्यवस्थाओं और अवस्थिति की भिन्नता के कारण जल अलग अलग रूपों में मिलता है। जल की 3 अवस्थाएं हैं। पहली तो सूक्ष्म हिमकणों के रूप में, दूसरी जल बूंदों के रूप में और तीसरी गैस के रूप में। तापमान में बदलाव आने के कारण से जल की अवस्थाएं बदल जाती हैं।
ठोस से द्रव होता है पिघलने के कारण से, द्रव से ठोस होता है जमने के कारण, द्रव से गैस बनता है वाष्पीकरण के कारण, गैस से द्रव बनता है संघनन के कारण, ठोस से गैस बनता है पिघलने और वाष्पीकरण के कारण, गैस से ठोस बनता है वाष्प के ठंडे होने के कारण। विद्यार्थियों, अब हम जानेंगे जलमंडल के बारे में। जलमंडल जिसमें संपूर्ण जल रहता है, मिलता है। पृथ्वी का संपूर्ण जलीय भाग जलमंडल कहलाता है, ये हम लोग जानते हैं। इसमें जो द्रव जल, जलवाष्प, बर्फ़, हिम के रूप में हमें मिलता है। महासागर, नदी, झील, तालाब, हिम आवरण, हिमनद, हिम क्षेत्र, ये सभी जलमंडल के भाग हैं। जलमंडल में जल विभिन्न दशाओं में मिलता है। सबसे बड़ा इसका भाग है महासागर। संपूर्ण जलमंडल का 2.6% भाग शुद्ध जल के रूप में मिलता है। इसका 77.23% भाग हिमटोपी यानी आइस कैप के रूप में, हिमखंड आइसबर्ग के रूप में, हिमनद ग्लेशियर के रूप में मिलता है। 22.21% जल भूजल के रूप में 41 किलोमीटर गहराई तक ये मिलता है। और इसके अलावा जो जल है वो मृदा में, झीलों में, जीवमंडल और वायुमंडल में भी मिलता है। अब इसके वितरण को अगर देखें तो जलमंडल में पाया जाने वाला जल अलग अलग स्थानों में अलग अलग रूपों में मिलता है। इसका लेकिन ज़्यादातर हिस्सा 97.39% जो लवणीय रूप में यानी खारे जल के रूप में सागरों में वितरित है, जबकि मीठा जल, स्वच्छ जल बहुत ही कम मात्रा में मिलता है, जो कि मानव के काम का है। जलवाष्प वायुमंडल का महत्वपूर्ण घटक है, जो ऊर्जा चक्र में अपनी भूमिका रखता है। इस तरह सामान्य जलीय वितरण में धरातलीय, भूमिगत, महासागरीय जल को सम्मिलित करते हैं। जल का वितरण बहुत पहले से समान रूप में नहीं रहा। हिमकाल में ये वायुमंडलीय नमी और सागरीय जल का बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो बर्फ़ बन गया था। फिर बाद में जब जलवायु बदली तो फिर से वो द्रव के रूप में आ गया, तरल हो गया। तो जल संसाधन धरती के ऊपर 3 रूपों में मिलता है। नंबर 1 धरातलीय जल, नंबर 2 भूजल, नंबर 3 महासागर। आज हम इसमें सबसे महत्वपूर्ण और जो मानव के सीधे रूप में, प्रत्यक्ष रूप में काम का है, धरातलीय जल, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। पृथ्वी के धरातल पर जल राशि स्थिर और गतिशील दोनों रूपों में मिलती है। जलीय स्वरूप के आधार पर भी जल अनेक रूपों में मिलता है, जैसे ऊंचे पहाड़ के क्षेत्रों में हिमटोपी के रूप में, हिमनदों के रूप में, और निचले हिस्सों में द्रव के रूप में मिलता है, जल के रूप में मिल जाता है। धरातल का जो जल है वो महाद्वीपीय भागों में बिखरा हुआ है। संसार में 7 महाद्वीपों में अंटार्कटिक महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति दूसरों से अलग है। यहाँ 2/3 से भी ज़्यादा स्वच्छ जल हिम के रूप में जमा हुआ है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में स्थायी हिम क्षेत्र है ही नहीं। अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड के अतिरिक्त अन्य स्थलीय भागों में हिमराशि मिलती है, जो हिमरेखा के ऊपर मिलती है। ऊर्ध्वाधर रूप से हिमरेखा ऊंचाई के साथ सामान्य ताप पतन दर
जो कि 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर है, उस पर निर्भर करता है। इसके अलावा भूमध्य रेखा से दूरी द्वारा भी ये नियंत्रित होता है। हिम रेखा की जो ऊंचाई है अलग अलग जगहों पर अलग अलग मिलती है। जैसे हम देखें तो विषुवत रेखा के ऊपर ये 5600 से 6000 मीटर पर, हिमालय में देखें तो 4300 से 5300 मीटर पर, और जबकि हम चले जाएं मान लीजिए आल्प्स पर्वत में, तो वहाँ मात्र 3000 मीटर पर हिमरेखा मिल जाती है। दक्षिणी अलास्का और नॉर्वे में देखें तो केवल 1666 मीटर के ऊपर हिमरेखा मिल जाएगी, और दक्षिण चिली और दक्षिण ग्रीनलैंड में ये केवल 666 मीटर के ऊपर आ जाती है। हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर हिमरेखा की ऊंचाई में बहुत अंतर हमें देखने को मिलता है। इस तरह भूसतह पर जो अलग अलग दिशाओं में जल है उसका विवरण देते हैं। तो पहला है भाई नदियों के रूप में, नदियाँ, इसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। ये ऊंचे पहाड़ के क्षेत्रों, बर्फ़ से ढकी चोटियों और झीलों से निकल करके बहती हैं। अपने आज़ाद प्रवाह के अलावा ये कई बार अंतः प्रवाही भी होती हैं। भाई भूजल के झरनों द्वारा, प्राकृतिक मृदा लाइनों के द्वारा नदियों को जल प्राप्त होता रहता है। इस तरह ये धाराएं सारी मिलकर के एक नदी का रूप ले लेती हैं और अंत में किसी सागर में गिर जाती हैं। कुछ नदियाँ झीलों में भी गिरती हैं, जैसे वोल्गा और यूराल नदियाँ कैस्पियन सागर में मिलती हैं, जो कि एक झील है। और कुछ नदियाँ अंतःस्थलीय होती हैं। हिमालय से निकलने वाली घग्गर नदी थार के रेगिस्तान में गायब हो जाती है। हमारे अपने झुंझुनू ज़िले में जो कांठली नदी निकलती है वो भी बहुत जल्दी पूरा मार्ग नहीं कर पाती और पहले ही रेत में विलीन हो जाती है। ये नदियों का प्रवाह अपवाद बेसिन के क्षेत्रफल, उसकी आकृति, वर्षा, उसकी दशाओं आदि से नियंत्रित होता है। अब बड़ी नदियों में अगर देखें तो भाई जो सबसे बड़ी जो नदी है वो नील नदी है। ये पूर्वी अफ्रीका की बहुत महत्वपूर्ण नदी है और ये 9 देशों से होकर के गुजरती है भाई। और इसका जो स्रोत है वो कांगो देश का नाम है, कांगो टेंगानिका झील है। टेंगानिका नाम की झील है, वहाँ से निकलती है। और वहाँ से जब निकलती है इसका नाम श्वेत नील होता है, सफ़ेद नील, सफ़ेद कहते हैं। ये श्वेत नील इथियोपिया की टाना झील से निकलती है। और ये जो नीली झील है, नीली नील है, ये इसको नीली कहते हैं, ये खार्तूम के पास इसमें मिल जाती है। तो एक सफ़ेद नील है और एक नीली नील है। अब भूमध्य सागर से में मिलने से पूर्व यानी वहाँ गिरने से पहले ये 6 बड़े प्रपात बनाती है। तो बहुत महान नदी है, 6 बड़े प्रपात ये बनाती है। और सन 1971 में इसके ऊपर एक मिस्र ने एक बांध इस पर बना दिया था, आसवान नाम का। और ये इस बांध के कारण से एक झील बनी, बहुत बड़ी झील बनी है। उस झील का नाम है नाइजर झील और ये 4000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैली हुई, यानी बहुत विशाल ये झील है। दूसरे नंबर पर देखें तो दूसरा है झीलें। झीलें पृथ्वी के तल पर स्थिर जलराशि है। ये अलवणीय होती हैं, स्वच्छ झील होती हैं। लवणीय कई झीलें जो है वो लवणीय भी हैं और कुछ ये खारे पानी वाली और कुछ मीठे पानी की झीलें होती हैं। तो पर्वतों पर भी झीलें मिलती हैं, पठारों पर भी और मैदानों पर भी। रूस में लाडोगा, ओनेगा, अरब सागर तथा बैकाल, ये सब मैदान के क्षेत्रों में बनी हुई हैं। और ये कोरोनार, अफ्रीका में टाना झील, दक्षिण अमेरिका में टीटीकाका जो झील है ये पर्वत में है। मानसरोवर झील है, ये तिब्बत में पहाड़ के ऊपर है। ये
झीलों की जो उत्पत्ति है वो हिमनदों से होती है, ज्वालामुखी से ब्रशन होता है, ब्रशन से उससे भी होती है। पूर्वी अफ्रीका में रिफ्ट घाटी है, उसमें रुडोल्फ, अल्बर्ट और टांगानिका, ये ताज़ा पानी की सबसे लंबी झील है। और बैकाल जो है सबसे गहरी झील है। कैस्पियन सागर लवणीय जल की सबसे बड़ी झील है। ये पानी इसका खारा पानी है। और राजस्थान में देखें तो सांभर झील है, बहुत प्रसिद्ध है। चिल्का झील भारत में अगर देखें तो खारे पानी की बहुत बड़ी झील है, चिल्का झील। महाराष्ट्र में लोनार झील जो बनी है वो क्रेटर झील है। क्रेटर के अंदर पानी भर गया, उसके कारण से बनी झील है, तो उसको क्रेटर झील कहते हैं। रूस की ब्रास्ट झील, ये सबसे बड़ी मानव निर्मित झील बताते हैं, इसे अंगारा घाटी में से बनाया गया है। इस प्रकार से मृत सागर इजराइल और जॉर्डन में है, दोनों देशों में मिल करके, तो ये बहुत ज़्यादा लवणीय है। 280 इसकी लवणीयता है और ये सागर तल से 384 मीटर नीचे है। और झीलों के निर्माण के क्रम में हिमानीकृत झीलें हैं वो स्कैंडिनेविया के देशों में, यानी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क इसमें, और उत्तरी कनाडा, इंग्लैंड का लेक डिस्ट्रिक्ट, नाम ही उसका लेक डिस्ट्रिक्ट रखा हुआ देखिए। और महान झीलें, अब महान झीलों की चर्चा यहाँ करना ठीक रहेगा। उत्तरी अमेरिका में 5 बड़ी बड़ी झीलें हैं, इनको महान झीलें कहते हैं। ये दोनों देशों में, यानी यूएसए और कनाडा दोनों में फैली हुई है। इसमें एक है सुपीरियर झील, एक है मिशिगन झील, एक है ह्यूरन झील, इरी झील और ओंटेरियो झील। ये 5 झीलें हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं। इसमें सुपीरियर झील जो है सबसे बड़ी है और ओंटेरियो सबसे छोटी झील है। इन झीलों में सबसे ताज़ा पानी मिलता है भाई। सुपीरियर झील जो है वो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की, स्वच्छ पानी की झील है और इसमें ताज़ा पानी मिलता है। इन झीलों का बहुत बड़ा हिस्सा कनाडा में भी फैला हुआ है। फिर नहरें एक बहुत महत्वपूर्ण है। परिवहन और सिंचाई, जल विद्युत के लिए नहरों का निर्माण भी मानव करता है। इसमें जल भंडार भी होता रहता है। ये नहरें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की होती हैं। 2 नदियाँ, खाड़ियाँ समुद्रों की दूरी कम करने के लिए बनाई जाती हैं ये। जैसे तमिलनाडु में बकिंगम नहर है, 640 किलोमीटर लंबी है। कंबरजुआ नहर है। अब दुनिया में देखा जाए तो दुनिया में बड़ी जो नहर है वो सुएज नहर है। ये जहाज़ी नहर है, ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। और भाई ये 1859 से बनने में शुरू हुई और 1869 तक, यानी पूरे 10 साल इसको बनाने में लगे। इसकी लंबाई 165 किलोमीटर है, चौड़ाई 60 ही मीटर है, गहराई केवल 10 मीटर है। इसमें मुख्य रूप से जो आयात निर्यात करने वाले व्यापारिक जो जहाज़ हैं वे इसको पार करते हैं। इसमें शुल्क देना पड़ता है उनको, शुल्क दे करके भी इसको पार करते हैं। जैसे अपने यहाँ टोल वगैरह लगता है ना, सड़कों पर टोल लेते हैं, वैसे ही मिस्र नामक देश है जो वहाँ से वसूली करता है वज़न के हिसाब से, या आप कितना माल लेके जा रहे हो, वो माल के हिसाब से आपसे पैसे लेता है वो। तो ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक और नहर है दुनिया के लेवल पर देखें तो पनामा नहर नाम है उसका। ये भी 10 साल में तैयार हुई है। 1904 में बननी शुरू हुई, 1914 तक इसका काम चला है। लेकिन ये 2 बड़े महासागरों को जोड़ती है। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ देती है। ये नहर 82 किलोमीटर लंबी है, 12 मीटर गहरी है और 90 मीटर चौड़ी है। 3 फाटक इसमें हैं। तीनों फाटक इसलिए बनाए हुए हैं कि इसमें क्या है कि इसमें लेवल चेंज करना पड़ता है। पानी का लेवल चेंज करते हैं, इससे जहाज़ को ऊपर उठा करके अगले लेवल में पहुंचा देते हैं। इस प्रकार से ये बनाई गई है। और नहरों की बातें करें तो भाई सू नहर है, ये सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से मिला देती है। कील नहर है, ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से मिला देती है। हंसा नहर है, ये कोयला क्षेत्र है रूर नाम का, वो नदी पत्तन से जोड़ देती है। वेलैंड नहर है,
ये ईरी और ओंटेरियो झील को जोड़ देती है। फिर डॉर्टमंड एम्स नहर है, ये राइन और एम्स नदियों को जोड़ देती है। फिर है वेसर एल्ब नहर, ये वेसर नदी पर इसको मिंडन नगर को ये मिलाती है, इनको दोनों को वेसर नदी से। इसके अलावा देखिए मैनचेस्टर नाम की नहर है, ये मैनचेस्टर और लिवरपूल नगरों को मिला देती है। फेडरिक विलियम नहर है, ब्रॉमबर्ग नहर है, फिनो नहर है, गोटा नहर है। ये सारी यूरोप देशों की नहरें हैं असल में, उन लोगों ने इसका बहुत लाभ लिया है और इसका लाभ इस रूप में लेकर के वहाँ पर छोटे बड़ी नौकाएं, नहर, इन सब का आवागमन भी होता है। और धरातलीय जलराशियाँ कई बार हिम क्षेत्रों के रूप में भी मिलती हैं कि तापमान बहुत न्यून हो जाए तो जैसे आर्कटिक क्षेत्र है, ग्रीनलैंड है, दक्षिणी ध्रुव है, अंटार्कटिका है, यहाँ पर ये पानी जम जाता है, बर्फ़ के रूप में हमें मिलता है। तो बड़े बड़े में देखें तो कनाडा है, रूस है, ग्रीनलैंड, स्कैंडिनेविया, आइसलैंड, अलास्का, ये सारे बर्फ़ के ढके हुए क्षेत्र हैं। इसमें ग्रीनलैंड सबसे बड़ा हिम से ढका हुआ इलाका है। और दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो अंटार्कटिका का तो 95% हिस्सा जो है वो 2000 मीटर मोटी परत में से ढका हुआ है। इसमें आपको जान के हैरानी होगी कि पूरी धरती का 90% शुद्ध जल इसमें समाया हुआ है। लेकिन दुख की बात यह है कि क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तापमान बढ़ रहा है दुनिया का, उसके कारण से ये हिम पिघलती जा रही है। ये बड़े दुख की बात है। इसके अलावा देखें तो आर्कटिक, अंटार्कटिक के अलावा तो हिमालय है, आल्प्स है, रॉकीज़, एंडीज़, किलिमंजारो, इन पर्वतों के ऊपर भी हिम टोपियाँ, हिम नदियाँ बनी हुई हैं, पानी बर्फ़ के रूप में रुका हुआ है। तो विद्यार्थियों, जल संसाधन के बारे में आज हमने जाना और उसमें भी मुख्यतः जो धरातलीय जल जो मानव के सीधे सीधे काम में आता है उसके बारे में हमने जाना। अगली कक्षाओं में जल के अन्य रूपों के बारे में जानकारी लेंगे। धन्यवाद।